दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज खौफ के सारे एपिसोड्स को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम अनु नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने हॉस्टल में आ रही होती है। तभी उसे पीछे से कोई रेड लाइट मारता है और अनु डर के मारे अंदर भाग जाती है। फिर हम अनु की फ्रेंड्स को देखते हैं जो हॉस्टल में ही रहती थी। इन 5 लड़कियों का ग्रुप था और उनके नाम थे लाना, कोमल, निकी और रीमा। यहाँ रीमा प्रेग्नेंट होती है जो अपने पति से दूर इस हॉस्टल में रह रही थी। वहीं बाकी लड़कियां भी कहीं ना कहीं जॉब करती हैं। अब आज अनु अपने दोस्तों को बताती है कि मैंने एक नया फ्लैट रेंट पर लिया है, इसलिए मैं इस हॉस्टल से जा रही हूँ। साथ ही वो बताते कि मेरा बॉयफ्रेंड अमित और मैं जल्द ही शादी कर लेंगे। लेकिन इस पर रीमा कहती है कि अमित कभी भी पलट सकता है और मुझे उस पर भरोसा नहीं है। खैर फिर यहाँ से हमें सीधा 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मधु नाम की लड़की सीधा ग्वालियर से दिल्ली आई थी जॉब के सिलसिले में। यहाँ मधु का बॉयफ्रेंड अरुण उसे पिक करने आता है और ये दोनों सीधा अरुण के रूम पर आ जाते हैं। तब अरुण के रूम में जाते ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी मधु अरुण को रोक देती है और हम समझ पाते हैं कि मधु के साथ पास्ट में कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ था जिसके कारण मधु इंटीमेट होने से डरती है। तब अरुण भी उसकी परेशानी समझता है। फिर अगले दिन मधु अपने जॉब इंटरव्यू पर जाती है और उसका इंटरव्यू अच्छा जाता है, जिसके बाद मधु आकर अपनी बेला दीदी से मिलती है जो मधु की पुरानी जानकार थी और उसी कंपनी में जॉब करती थी जिसमें मधु इंटरव्यू देने आई थी। यहाँ बेला मधु से पूछती है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया, जिस पर मधु कहते कि ठीक ही था, पता नहीं जॉब मिलेगी भी या नहीं। लेकिन बेला कहते कि एचआर मेरा फ्रेंड है, तुम्हें आराम से जॉब मिल जाएगी। यहाँ बातों के दौरान ही मधु बेला से रूम के बारे में पूछती है ताकि वो अपना अलग रह सके। तो बेला उसे एक हॉस्टल के बारे में बताती है जहाँ कई जॉब करने वाली लड़कियां पहले से रह रही थी। तभी वहाँ बेला का फियांसे नकुल आता है और मधु नकुल को देखकर कुछ सोचने लगती है, जैसे उसने पहले भी नकुल को देखा हो। खैर अब यहाँ से मधु अपने लिए हॉस्टल देखने जाती है और यह वही हॉस्टल था जहाँ अनु और उसके ग्रुप की लड़कियां रहती थी। फिर वार्डन ग्रेसी मधु को एक रूम दिखाती है 333, क्योंकि वही रूम फिलहाल के लिए खाली था। ग्रेसी मधु से बताती है कि ये बक्सा यहाँ रहने वाली लड़की अनु का था, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो बता देना, मैं हटवा दूंगी। लेकिन मधु कहते कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। खैर इसके बाद मधु और अरुण जब मधु का सामान लेने जा रहे होते हैं, तब अरुण मधु से कहता है कि हमें कोई और जगह देखनी चाहिए क्योंकि मुझे ये हॉस्टल पसंद नहीं आया। ऊपर से ये मेन सिटी से काफी दूर भी है। लेकिन मधु कहती है कि कहीं और इतना सस्ता रूम नहीं मिलेगा। हालांकि मधु अरुण से अपने लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहती है जो कि उसे वार्डन को देना था। इसके बाद अरुण यहाँ से मधु का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सीधा साइकेट्रिस्ट सोहिनी के पास आता है जो मधु का सर्टिफिकेट बना देती है। साथ ही वो मधु को देखकर कहती है कि मुझे एक असिस्टेंट की नीड है और तुम समझदार लग रही हो, पार्ट टाइम जॉब करना चाहो तो आ जाना मेरे पास, जिसके लिए मधु मान जाती है। इधर हम रूम नंबर 333 में हॉस्टल की 3 लड़कियों को देखते हैं जो खेल खेल में ओइजा बोर्ड की मदद से अनु की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है, यानी अनु की मौत हो चुकी है। तभी एकदम से बोर्ड में हलचल होने लगती है, जिन्हें वार्डन ग्रेसी नीचे से ही शांत रहने के लिए कहती है, यानी उस रूम में जरूर कोई ना कोई आत्मा है। फिर हम ग्रेसी के साथ इलू मिश्रा नाम की कांस्टेबल को देखते हैं जो कि ग्रेसी की फ्रेंड थी। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अनु की फ्रेंड्स किसी भी लड़की को रूम नंबर 333 में रहने नहीं देती। उन्हें लगता है कि उस रूम में किसी की आत्मा है। हालांकि अनु की मौत तो एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी, इसलिए ग्रेसी को इस बात पर जरा भी भरोसा नहीं है कि आत्मा वगैरह होती है। फिर यहाँ ग्रेसी इलू से पूछती है कि तेरा बेटा जीवा मिला या नहीं, जिस पर इलू बताते हैं कि पता नहीं वो 6 महीने से कहाँ गायब है। उसका दोस्त बब्बन तो यही है पर जीवा का कुछ भी पता नहीं चला। ये कहते हुए इलू रोने लगती है। अब अगले दिन ग्रेसी उन 4 लड़कियों से आकर कहती है कि एक नई लड़की आज 333 रूम में रहने आ रही है। अगर तुमने उसे भी यहाँ से भगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साथ ही ग्रेसी कहते कि तुम लोग भी कब से इसी हॉस्टल में रह रही हो, ऐसा करो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। पर ये लड़कियां कहती हैं कि हम चाहकर भी इस हॉस्टल से नहीं निकल सकते। खैर फिर थोड़ी देर में मधु अपना सामान लेकर हॉस्टल में आ जाती है। इधर इलू जाकर बब्बन से मिलती है जिसे पुलिस ने किसी इलीगल काम में पकड़ा था। इलू बब्बन से अपने बेटे जीवा के बारे में पूछती है,
लेकिन बब्बन कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ है, पर वो इतना बताता है कि एक हकीम है जिसका अपना दवाई खाना है और जीवा उसी के लिए काम करता था, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। फिर हम उसी हकीम को देखते हैं जिसका शरीर थोड़ा थोड़ा सड़ रहा था और वो आज एक आदमी को मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवाई बता रहा था। फिर वो हकीम सीधा अपने रूम में जाता है और एक बिच्छू को मारकर उसका रस लाकर उस आदमी को पिला देता है। यहाँ उस आदमी की बातों से हम समझ पाते हैं कि वो किसी एमएलए का भाई है। वो हकीम से कहता है कि तुम मेरा इलाज कर, बदले में जो चाहिए वो मुझे बता दे। इस पर हकीम उसे बब्बन नाम के लड़के को पुलिस से छुड़ाने के लिए कहता है, यानी बब्बन भी हकीम के लिए काम करता था। फिर उस आदमी के जाते ही यहाँ पर ईलू हकीम से मिलने आती है और अपने बेटे जीवा के बारे में पूछती है, जिस पर हकीम कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और आपका बेटा मेरे बहुत काम आता था। वो मुझे कई प्रकार की जड़ी बूटियां लाने में मदद करता था, पर पता नहीं अब वो कहाँ है। जो सुनकर ईलू चली जाती है। अब हम हॉस्टल का सीन देखते हैं जहाँ मधु रीमा से दोस्ती करने आती है, तो रीमा और लाना उसे वार्निंग देते हैं कि उस रूम में रहकर तुम बड़ी गलती कर रही हो, जितना जल्दी हो सके उसे खाली कर दो। पर मधु उनकी बात इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। फिर अगले दिन मधु अपनी जॉब ज्वाइन करती है, जहाँ आज का दिन काफी अच्छा रहता है। फिर जब वो और बेला साथ में लंच कर रहे होते हैं तो मधु बेला से नकुल के बारे में पूछती है, जिस पर बेला बताती है कि नकुल और मैं ऑफिस के दौरान ही मिले थे। उसका ऑफिस यहीं पास में है और हम जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। इसके बाद रूम पर जाते ही मधु नकुल की प्रोफाइल स्टॉक करती है, जैसे वो नकुल के बारे में कुछ पता लगाना चाहती हो। पर तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है और गेट खोलने पर वहाँ कोई भी नहीं होता। उसी समय रीमा और लाना निकलते हैं और कहते हैं, लगता है खेल शुरू हो गया है, अभी भी मौका है, निकल लो। पर मधु कहते कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ। इसके बाद मधु जब सो रही होती है तभी उसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। तभी हम मधु के पीछे एक आत्मा को देखते हैं जो उसे घूर रही थी, यानी सच में इस रूम में कुछ है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम 1 साल पहले का सीन देखते हैं, जहां मधु के कॉलेज की फेयरवेल पार्टी चल रही थी। वहीं उससे मिलने अरुण आता है, जो कि हर महीने दिल्ली से ग्वालियर सिर्फ मधु से मिलने आता था। फिर ये दोनों एक कोने में जाकर किस वगैरह करने लगते हैं, पर उसी समय 3 लोग मास्क में आते हैं और अरुण को खूब मारते हैं। फिर ये तीनों मधु के साथ दुष्कर्म करते हैं और मधु बस चिल्लाती रह जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां मधु नकुल के ऑफिस में आती है और एक एम्प्लॉय से नकुल की इन्फॉर्मेशन लेने लगती है कि वो पहले ग्वालियर में कहाँ रहता था। तभी वो एम्प्लॉय नकुल को आवाज लगाती है और नकुल को देखते ही मधु वहाँ से भाग निकलती है। खैर अब हम लाना को देखते हैं, जो चुपचाप एप्पल खा रही थी और उसके गले पर एक रस्सी का निशान था, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। इसके बाद यहाँ ईलू आकर ग्रेसी से मिलती है और ये लोग उसी रूम की बातें करने लगते हैं कि पता नहीं लड़कियां उस कमरे में इतना जाने से डरती क्यों हैं, बल्कि वहाँ तो कुछ है भी नहीं। लेकिन ईलू कहती है कि एक हकीम को मैं जानती हूँ, सुनने में आया है कि वो काली शक्तियों से भी निपट लेता है, ऐसा कर तू उसे बुला ले। तब ग्रेसी उसकी बात मान लेती है। फिर हम उसी हकीम को देखते हैं जो एक लड़की को ऊपर से घूरे जा रहा था। तभी उस पर ग्रेसी का फोन आता है और वो उसे अपने हॉस्टल में आने के लिए कहती है। इधर मधु अपनी एक जॉब खत्म करके सोहिनी के यहाँ जॉब पर जाती है और वो दोनों जॉब काफी अच्छे से कर रही थी। वहीं मधु की मुलाकात सोहिनी की बेटी से होती है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। खैर फिर जब मधु सोहिनी का काम कर रही होती है तो बताती है कि मैम मेरे हॉस्टल में कुछ लड़कियां हैं जिनकी फ्रेंड के रूम में अब मैं रहने लगी हूँ, पर उस रूम से लेकर पता नहीं उन्हें क्या इशू है जो वो मुझे बार बार वहाँ से जाने के लिए कहती हैं, जिस पर सोहिनी कहती कि शायद ये उनका कोई ट्रॉमा होगा। इधर हकीम आकर ग्रेसी से मिलता है और ग्रेसी उसे वही रूम दिखाती है। जहाँ जाते ही हकीम कहता है कि यहाँ कुछ तो है जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। फिर वो उन चारों लड़कियों से कहता है कि आप इस हॉस्टल से चाहकर भी बाहर नहीं जा पाती ना, जिस पर वो कहती है हाँ, लेकिन ग्रेसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो हकीम को यहाँ से जाने के लिए कहती है। पर हकीम जाते जाते कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, पर उस कमरे से जो कुछ भी चीज जुड़ी हुई है वो इन चारों लड़कियों को तबाह कर देगी और अब तो जो लड़की वहाँ रहने आई है वो भी नहीं बच पाएगी। लेकिन ग्रेसी को हकीम की बातों पर यकीन नहीं था। इसके बाद रात में जब मधु अरुण से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है तभी उसे पीछे से वही आत्मा देख रही थी। वहीं हॉस्टल के गेट पर हम लाना को देखते हैं जो उस हकीम से कहती है कि हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। इस पर हकीम उसे अभी चलने को कहता है और लाना जैसे गेट से कदम बाहर रखती है तभी उसके गले पर रस्सी जैसा निशान बन जाता है, जैसे उसका कोई गला दबा रहा हो।
इससे लाना वापस अंदर आ जाती है और हकीम उसे एक शीशी देता है कि इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगा और मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जो लाना ले लेती है। यहाँ मधु अरुण के साथ डिनर पर आई थी, पर बातों बातों में अरुण के मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जिससे मधु उससे लड़ाई कर लेती है। फिर अरुण मधु को सीधा अपने रूम पर लाता है और कहता है कि उस रात को मैं कभी भुला नहीं पाता, रोज वही रात मुझे परेशान करती है। यहाँ अरुण उसी फेयरवेल वाली रात की बात कर रहा था। इधर ग्रेसी और रीलू साथ में थे, जहाँ ग्रेसी उससे कहती है कि तुमने ही अपने बेटे को इतना सर पर चढ़ाया था, जो वो आज तुम्हें पूछ तक नहीं रहा है, अब पता नहीं वो कहाँ होगा। जिस पर ईलू भड़क जाती है और हम देख पाते हैं कि ईलू अपने बेटे से इतना प्यार करती है कि उसके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती। तभी किचन में ग्रेसी कुछ चींटियों को लाइन से कहीं जाते हुए देखती है और उस जगह को खोलने पर उसे वहाँ एक बॉक्स और कांच की बर्नी मिलती है जिसमें एक बिच्छू था। ये देखकर ईलू के होश उड़ जाते हैं कि ये मेरा बेटा कर क्या रहा था। इधर हकीम एक बच्चे के जरिए उसी लड़की को अपने पास बुलाता है जिस पर वो 2 दिन से नजर रख रहा था और उस लड़की के आते ही वो उस पर हमला कर देता है। यानी हकीम कुछ बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसके बाद हम मधु को देखते हैं जो आज अपने ट्रॉमा के बारे में आकर सोहिनी को बताती है कि उस रात से मैं कभी चैन से नहीं सो पाती और मुझे स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है। साथ ही वो बताती है कि उन तीनों लड़कों में से एक तो मुझे जानता था, वो बार बार मेरा नाम ले रहा था, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाद में पुलिस को इसके बारे में बता सकूं, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मेरे घर वाले मेरा घर से निकलना ही बंद करवा देते अगर वो ये बात जान जाते। फिर यहाँ सोहिनी से अपना मन हल्का करने के बाद मधु सीधा नकुल के घर जाती है उससे मिलकर कुछ सवाल पूछने के लिए। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाते हैं जहां जीवा एक लड़की को बब्बन की दुकान पर लाया था। वहां जीवा उस लड़की को पहले पायल दिलाता है और फिर किसी बहाने से सीधा हकीम के पास लेकर आता है। तभी वो लड़की वहां से भागने लगती है, लेकिन हकीम उसे तुरंत बेहोश कर देता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां मधु नकुल से आज सारी बातें पूछ लेती है ताकि सब क्लियर हो। वो कहते कि तुम मुझे ग्वालियर से जानते हो ना, और उस रात तुम ही थे अपने 2 दोस्तों के साथ, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ नकुल साफ मना कर देता है कि मैं दिल्ली में ही रहा हूँ हमेशा से और मुझे कुछ भी नहीं पता तुम क्या कह रही हो। जिस पर मधु नकुल से माफी मांगती है कि मैंने तुम पर फालतू में शक किया, और नकुल भी उसे रिलैक्स फील कराता है कि मुझे तुम्हारे ट्रॉमा के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। जिसके बाद मधु वहाँ से सीधा अपने हॉस्टल आती है और वहाँ उसकी मुलाकात बाकी दूसरे रूम में रहने वाली लड़कियों से होती है और ये लड़कियां मधु से दोस्ती भी कर लेती है। फिर एक लड़की लंच के टाइम पर मधु को बताती है कि तुम जिस रूम में रहती हो वहाँ पहले अनु रहती थी, जिसकी वही चारों लड़कियां फ्रेंड थी, पर अनु तो रोड एक्सीडेंट में मारी गई। जिसके बाद ये लोग रूम को लेकर अजीबोगरीब बातें करने लगी। इधर ईलू हकीम से पूछताछ करने सीधा उसके पास आती है तो वो किसी औरत का इलाज कर रहा था। वहीं बब्बन भी हकीम के साथ था। फिर औरत के जाते ही ईलू हकीम से कुछ सवाल करती है, पर हकीम कुछ ज्यादा जवाब नहीं देता। तभी वहाँ से निकलते ईलू उसी औरत से मिलती है जिसका हकीम इलाज कर रहा था और उसके हाथ पर उसे एक काटने का निशान दिखता है। पूछने पर वो औरत बताती है कि हकीम यहाँ से मेरा खून निकालता है टेस्ट करने के लिए, जिसकी ईलू फोटो ले लेती है। इसके बाद ईलू को उसके सीनियर बुलाते हैं और ईलू उनसे कहती है कि मैं जीवा को ढूंढ रही हूँ, जल्दी वो मिल जाएगा। फिर ईलू अपने सर से कहती है कि सर कुछ समय पहले सीरियल किलिंग का केस आया था ना, जिसमें सारी विक्टिम फीमेल थी और उनकी बॉडी से सारा ब्लड सुखा दिया गया था। अगर आप चाहें तो मैं उस पर काम करना चाहती हूँ, क्योंकि केस तो अभी भी पेंडिंग है। तब उसके सर ईलू को परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद ईलू जाकर वही केस की फाइल पढ़ती है और उसमें उसे एक लड़के के पैर में सेम वैसी पायल नजर आती है जैसी उस रात जीवा के बॉक्स से पायल मिली थी। ये देखकर ईलू के होश उड़ जाते हैं। इधर हम उसी हकीम को देखते हैं जिसने एक लड़की को सीक्रेट रूम में रखा था और वो कुछ विधि करके उस लड़की का खून निकाल देता है और वो लड़की तड़प तड़प कर मर जाती है। यानी कि हो सकता है कि वो सीरियल किलर यही हकीम हो। यहाँ हकीम की बातों से हम समझ पाते हैं कि वो सड़ सड़ कर मर रहा है, इसलिए वो जिंदा रहने के लिए ऐसी ही लड़कियों की बलि देता है ताकि उसका इलाज हो सके। तभी वहाँ बब्बन आता है और ये सब देखना उसके लिए नॉर्मल था, यानी वो भी सारी किलिंग्स के बारे में जानता था। हकीम कहता है कि इस लड़की की आत्मा मेरे किसी काम की नहीं थी और मुझे एक घायल रूह की तलाश है, वही मुझे ठीक कर सकती है। तभी वहाँ लाना का फोन आता है और हकीम उससे बात करने चला जाता है।
यहाँ आज मधु के रूम पर दूसरे रूम से लड़कियां आती हैं जो बताती हैं कि हमारे रूम का सॉकेट काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहीं ग्राइंड कर लें क्या। तब वो यहाँ कुछ आइटम ग्राइंड करने लगती है और लड़की जैसे ही उसे खाली करने जाती है तभी वो ग्राइंडर अपने आप ऑन हो जाता है और उस लड़की की उंगली उसी में पिस जाती है, जो कि देखने में काफी भयानक सीन था। ये देखकर तो मधु के भी होश उड़ जाते हैं। फिर मधु माँ की किसी तरह से सफाई करती है और फिर आज की रात बिताती है। फिर मधु जाकर सबसे पहले अपना हेयर स्टाइल चेंज कराती है, जो कि सोहिनी की बेटी ने ही उसे एडवाइस दी थी ताकि उसे अच्छा फील हो सके। इसके बाद मधु सीधा अरुण से मिलने आती है और यहाँ दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, पर अरुण कुछ सोचकर खुद ही पीछे हट जाता है। इधर एक विक्टिम जो मर चुकी थी उसके माँ बाप से बात करने इलू आती है, जो बताते हैं कि लड़की के दादा एक हकीम को बहुत मानते थे और उन्होंने उसे ही हमारी बेटी दे दी थी और हम कुछ भी नहीं कर पाए। बाद में हमें बच्ची की लाश मिली और हमने हकीम को आज तक देखा नहीं है कि वो कैसा दिखता था, पर एक लड़का हमारी बेटी को ले गया था। तब इलू उन्हें जीवा की फोटो दिखाती है और वो लोग कहते हैं कि हाँ यही था वो लड़का, जो सुनकर इलू के होश उड़ जाते हैं। इधर लाना ने हकीम को चुपके से रूम नंबर 333 में बुला लिया था और वहाँ आते ही हकीम के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। फिर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और एक आत्मा हकीम का बुरा हाल कर देती है। हालांकि तभी वहाँ ग्रेसी आती है और दरवाजा खोलकर हकीम को भगा देती है कि आज के बाद यहाँ गलती से भी मत आ जाना। फिर जाते हुए हकीम से लाना पूछती है कि हुआ क्या था ये तो बताइए, लेकिन हकीम कहता है कि हमें उसी लड़की को एक मीडियम बनाना होगा जो उस रूम में रहती है। हकीम कहता है कि जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी ना, उसकी दवाई मिलाकर उस लड़की को पिलाओ, फिर उस लड़की को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। अब जब मधु अपने रूम में आती है तभी वहाँ रीमा और कोमल आते हैं और अब वो उससे दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे, जो बात मधु को अजीब लगती है, पर वो उनसे बातें करने लगती है। तभी कोमल रीमा और मधु को चाय देती है जो मधु पी लेती है। हालांकि यहाँ हम समझ पाते हैं कि इन्होंने मधु को वही शीशी वाली दवा पिलाने के लिए उससे दोस्ती की थी ताकि हकीम उनकी मदद कर सके। इसके बाद मधु और अरुण को हम बेला और नकुल की पार्टी में देखते हैं, जिन्हें बेला ने इन्वाइट किया था और यहाँ नकुल और मधु के बीच भी बातें होने लगी थी। असल में मधु ने भी मान लिया था कि ये वो लड़का नहीं है जिसने मेरे साथ गलत किया। फिर पार्टी में अरुण काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और जब मधु उसके पास आती है तो अरुण उसे रोते हुए कहता है कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे गिल्ट होता है, और वो रिवील करता है कि जब तुमने मुझे उस फेयरवेल वाली रात को अपनी हॉट पिक भेजी थी तब मैंने अपने दोस्तों को जलाने के लिए कि आज मैं तुम्हारे साथ मजे करूंगा उन्हें फॉरवर्ड कर दी थी, जिसके बाद उन लोगों ने तुम्हारी पिक पूरे कॉलेज में फैला दी और मुझे लगता है कि उसी पिक को देखकर उन तीनों लड़कों ने आकर तुम्हारे साथ वो घिनौना काम किया। जो सुनकर मधु के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद मधु घर आकर खूब रोती है और फिर जब वो सोने वाली थी तभी एक बिच्छू आकर उसके पैर पर काट लेता है और उसे अपने सामने एक आत्मा दिखती है जो जली हुई थी। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाते हैं जहां जीवा हकीम के साथ ही काम कर रहा था और वो देखता है कि हकीम ने कैसे एक लड़की की बलि दी है और लड़कियां प्रोवाइड कराने का काम जीवा और बब्बन का ही था। यहाँ जीवा हकीम से पूछता है कि क्या तुम मुझे लड़कियों को वश में करना सिखाओगे, मुझे भी ये कला सीखनी है, जिसके लिए हकीम मान जाता है। फिर जब जीवा घर आता है तो ईलू उसका इंतजार कर रही थी और वो जीवा से काफी प्यार से बात करती है, लेकिन जीवा अपनी माँ से काफी रूडली बात करता है और हमें पता चलता है कि जीवा का बाप उसे और उसकी माँ को मारता था, इसलिए इलू ने उसे छोड़ दिया था। वहीं एक बार जीवा ने गुस्से में एक लड़की की आंख फोड़ दी थी, इसलिए इलू ने उसे कुछ समय के लिए जेल में डलवा दिया था। इसलिए आज तक जीवा अपनी माँ से नफरत करता है। पर इलू बताते हैं कि उस समय लड़की का बाप तुझे मारने के लिए ढूंढ रहा था और तुझे जिंदा रखने के लिए ही तुझे जेल में डलवाना पड़ा, और जीवा उसकी बात नहीं सुनता। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां हम देखते हैं कि मधु के पैर पर गहरा घाव हो गया है। तभी हमारी रीमा और कोमल आते हैं और उसे चाय पीने को देते हैं। असल में किसी न किसी बहाने से ये लोग मधु को वो दवाई पिलाई जा रहे थे। इसके बाद मधु से मिलने अरुण आता है और मधु से बात भी नहीं करती। इधर हॉस्टल में निक्की की मॉम और बहन आते हैं उसे ले जाने के लिए, क्योंकि निक्की थी तो अमीर घर से, लेकिन वो हॉस्टल से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। फिर जब ये लोग निक्की को जबरदस्ती यहाँ से ले जाने लगती हैं, तभी गेट पार करते ही निक्की के नाक और मुंह से खून बहने लगता है और निक्की वापस हॉस्टल में आ जाती है, जो देखकर साफ था कि इन लड़कियों को यहाँ से वो आत्मा जाने देना नहीं चाहती। इधर जॉब पर मधु सोहिनी की बिल्ली को खाने के लिए देती है, लेकिन आज वह बिल्ली मधु से डर रही थी। तभी मधु को पता नहीं क्या होता है
और वो गुस्से में बिल्ली को ही मारने वाली होती है, पर सोहिनी की बेटी आकर उसे रोक देती है और मधु नॉर्मल हो जाती है। यहाँ इलू आकर बब्बन से मिलती है और कहती है कि ये पायल उस लड़की के पास से मिली है जो तेरी दुकान पर मौजूद है और अब तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। जिस पर बब्बन भी गुस्से में कहता है कि जीवा नहीं, उस लड़की की लाश फेंकने से पहले वो पायल निकाली थी। और ये सुनकर इलू कहते कि तुझे तो मैं जेल पहुंचाऊंगी, लेकिन बब्बन कहता कि मैं जेल गया तो जीवा का नाम भी ले लूंगा। तब इलू समझ जाते कि हकीम ने ही उस लड़की को मारा होगा और जीवा और बब्बन उसी से मिले हैं। यहाँ हकीम लाना को फोन करके पूछता है कि वो दवाई उस लड़की को पिलाई या नहीं, तो लाना कहती है हाँ। फिर हकीम मधु से मिलने ही निकल जाता है। इधर मधु तैयार होकर सीधा नकुल की पार्टी में आती है जहाँ उसने ही उसे बुलाया था। तभी बेला वहाँ मधु को देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये क्लोज फ्रेंड्स की पार्टी थी जहाँ मधु आ गई। फिर वहाँ जब मधु और नकुल अकेले में बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से मधु नकुल को किस कर लेती है। एक तरह से शायद मधु का अपने आप से कंट्रोल खो रहा था। फिर मधु एकदम से ऑकवर्ड होकर जाने लगती है और वहीं नकुल का फ्रेंड आता है जिसे देखकर मधु शॉक्ड हो जाती है क्योंकि यहाँ उसे कंफर्म हो गया था कि शायद उस रात ये लड़का भी था जिसने मधु के साथ गलत किया था। इधर हम उसी एमएलए के भाई को देखते हैं जो हकीम से कह रहा था कि तेरी दवाई मेरे किसी काम नहीं आई, अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। ये सुनते ही हकीम एमएलए के भाई को गुस्से में मार डालता है। वहीं मधु जब सोने के लिए पिल्स खा रही होती है तभी उसे वही आत्मा दिखती है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी उसकी आवाजें सुनकर बाकी लड़कियां आती हैं और निक्की कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ नहीं रुकना तो अपने शहर वापस चली जाओ क्योंकि ये कमरा रहने लायक नहीं है। पर मधु कहती है कि मैं ग्वालियर वापस नहीं जा सकती और वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब इन्हें बता देती है। तभी रीमा मधु को सूप पीने के लिए देती है और उसमें भी इन्होंने वही हकीम की दवा मिलाई हुई थी। फिर जब मधु सोने लगती है तभी उसे गेट नॉक होने की आवाज आती है और सारी लड़कियां वहीं इकट्ठी हो जाती है। उसी समय मधु को एकदम से वही साया दिखता है और मधु दूर जाकर गिरती है। तब ये सब दूर खड़ा वही हकीम देख रहा था और वो कहता है कि मैं अब इस लड़की को कैद करके अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करूंगा जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम 6 महीने पहले का सीन देखते हैं जहां लाना जब अपनी जॉब पर जा रही होती है तभी एकदम से अनु में किसी की आत्मा आती है और वो लाना पर हमला कर देती है। यह सीन कट होता है और हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां ग्रेसी मधु के रूम का दरवाजा खोलती है और मधु भी पॉसेस लग रही थी। इसके बाद हम सोहिनी को देखते हैं जिसे मधु की कंडीशन के बारे में पता चला था तो वो उसे अपने साथ ले जाने आई थी। वहीं ग्रेसी सोहिनी से कहती है कि ऊपर 4 लड़कियां भी रहती हैं, वो कभी हॉस्टल छोड़कर नहीं जाती, पता नहीं क्या चक्कर है। इसके बाद सोहिनी मधु को अपने साथ ले जा लेती है। फिर लाना के पास हकीम आता है तो लाना उसे बताती है कि वो लड़की तो यहाँ से चली गई है, अब आपका काम कैसे होगा। इस पर हकीम कहता है कि आधा काम हो चुका है और बाकी जब वो लड़की वापस आएगी तो उसे दवाई पिला देना, मैं सब देख लूंगा। जिस पर लाना मान जाती है। साथ ही हकीम उससे आत्मा के बारे में पूछता है कि बताओ मुझे किसकी आत्मा है उस कमरे में। तब लाना उसे एक नाम बताती है जो हमें आगे पता चलेगा, यानी कि लाना सब कुछ जानती है। इधर आज मधु का सोहिनी काफी अच्छे से ख्याल रखती है और उसके जख्मों की मरहम पट्टी भी करती है। फिर सोहिनी अपने रूम में जाकर कुछ सोचती है और सीधा ग्रेसी को कॉल करके कहती है कि मैं उन बाकी लड़कियों की मदद करना चाहती हूँ, शायद उन्हें किसी बात का ट्रॉमा है जो मैं दूर कर रहूंगी। अब रात को जब सोहिनी की बेटी सो रही होती है तभी उसे ठक ठक की आवाज आती है और जैसे वो नीचे जाकर देखती है तो मधु काफी डरावनी हालत में नीचे घूम रही थी, जिससे सोहिनी की बेटी डर जाती है और तुरंत अपने रूम में भाग जाती है। फिर अगले सुबह जैसे सोहिनी की बेटी जागती है तो देखती है कि मधु एकदम ठीक है और काफी अच्छे से बात भी कर रही है, जिससे सोहिनी की बेटी को कुछ भी समझ नहीं आता। इधर हॉस्टल में सोहिनी आज उन 4 लड़कियों की पूरी स्टोरी सुनती है कि वो कहां से आई हैं और क्या जॉब करती हैं, ताकि वो उसके ट्रॉमा के बारे में जान पाए। इसके बाद सोहिनी इन सबसे पूछती है कि आप लोग हॉस्टल से बाहर क्यों नहीं निकलती, जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं था। पर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं कि जब रीमा हॉस्टल से बाहर जाने की कोशिश करती है तभी उसके पेट में भयानक दर्द होता है और वो आगे नहीं बढ़ पाती। खैर अब प्रेजेंट में इन सबसे बातें करने के बाद सोहिनी चारों को उसके साथ हॉस्टल के गेट से बाहर चलने को कहती है।
और जैसे सबसे पहले कोमल आगे बढ़ती है, उसके तुरंत गाल पर नाखून के निशान बन जाते हैं और वो तुरंत अंदर चली जाती है, जो देखकर सोहिनी भी हैरान थी। पर वो तो भूत प्रेत में नहीं मानती थी। उसे अभी भी लग रहा था कि इन लड़कियों में किसी बात का ट्रॉमा है, इसलिए वो अपने आप को हार्म पहुंचा रही हैं। हॉस्टल से निकलते ही इधर मधु आकर अरुण से मिलती है और आज ब्रेकअप के लिए कहती है, जिस पर अरुण कहता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। ये कहते ही वो मधु को किस करने लगता है और आज ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ ईलू आकर उसी हकीम से मिलती है और कहती है कि तेरे पास एक लड़की आई थी जिसकी बाद में लाश मिली, यानी तूने ही उसका खून किया होगा। अब ये बता तूने कितनी लड़कियों को मारा है। जिस पर हकीम उल्टा ईलू से जीवा के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि तेरा बेटा भी मुझसे यही सारी विद्या सीखता था और वो पैसों के बदले में मेरे लिए लाशें ठिकाने लगाने का काम करता था। जो सुनकर ईलू के होश उड़ जाते हैं। यहाँ जब मधु अपने काम पर जा रही होती है तभी उसे नकुल मिलता है और उसे लिफ्ट देता है। फिर कार में वो उस रात की किस की बात करता है जो मधु को अच्छी नहीं लगती और वो कहते कि तुम्हारा दोस्त जो उस दिन पार्टी में आया था, उसे देखकर मैं श्योर हो गई हूँ कि तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने ही मेरे साथ दुष्कर्म किया था। तब गुस्से में नकुल रिवील कर देता है कि हाँ, वो लड़का मैं और मेरे दोस्त ही थे। असल में नकुल मधु को काफी समय पहले पसंद करता था, लेकिन मधु ने कभी उसकी फीलिंग्स नहीं समझी और कॉलेज में वो अरुण की गर्लफ्रेंड बन गई। जो देखकर नकुल को गुस्सा आया और उसने मौका पाकर फेयरवेल वाले दिन अपने दोस्तों के साथ मधु के साथ दुष्कर्म कर डाला। फिर वो मधु को सीधा एक सुनसान जगह पर ले आता है और बेचारी मधु कुछ भी नहीं कर पाती। वहीं नकुल ने अपने बाकी दोनों दोस्तों को भी बुला लिया था, जो आज उसे जान से मारने का प्लान बनाकर आए थे। तभी एकदम से वहाँ तेज हवाएं चलने लगती है और मधु गायब हो जाती है। इसके बाद जब ये लोग अलग अलग मधु को ढूंढने लगते हैं, तभी मधु में एकदम से वो आत्मा हावी हो जाती है और वो नकुल के दोनों दोस्तों को बड़ी बेरहमी से मार डालती है। पर नकुल मधु की आवाज सुनकर ही वहाँ से भाग निकलता है। इधर थाने में ईलू को उसके बॉस बुलाते हैं और बताते हैं कि हमें आपके बेटे जीवा के बारे में पता चल गया है। उसकी लाश तालाब में पाई गई है जो पूरी जली हुई थी। जब उस एरिया में लाश को ले जाने कोई नहीं आया तो उन लोगों ने उसे जला दिया और अब जाकर हमें ये रिपोर्ट मिली है और ये जीवा ही है। जो देखकर ईलू खूब रोती है और सोचती है कि पता नहीं मेरे बच्चे को किसने मार डाला जो 6 महीने से गायब था। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में लाना और बाकी लड़कियां एक साथ होती हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है और जैसे वो दरवाजा खोलकर देखते हैं तो उन्हें मधु दिखती है जो काफी डरावनी लग रही थी। फिर मधु जैसे उनके पास भाग कर आती है तब ये लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। हालांकि इन सब की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इधर ग्रेसी ईलू को संभालने उसके घर आई थी, जहां ईलू कहती है कि मेरे बेटे को जिसने भी मारा है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर ईलू कहते कि जीवा को मैंने आखिरी बार 31 दिसंबर को ही देखा था, उसी के बाद से वो गायब है। पक्का उसी रात उसके साथ कुछ हुआ होगा। तभी इस पर ग्रेसी कहती है कि गलती तो तुम्हारी भी है, तुमने जीवा को सर पर चढ़ा रखा था जब वह बिना बताए निकल गया और आज तुम्हारा ये हाल हो रखा है। ये सुनते ईलू ग्रेसी पर कुछ फेंक कर मारती है और गुस्से में ग्रेसी वहां से चली जाती है। अब अगली सुबह मधु को होश आता है तो उसके साथ कल क्या हुआ उसे ज्यादा कुछ भी याद नहीं था। फिर वो सीधा अरुण को बुलाती है और बातों के दौरान उसे याद आता है कि शायद कल रात उसने उन तीनों लड़कों को मार डाला जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया था। ये बात वो अरुण को भी बताती है, जो सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि वो लड़का नकुल ही था, जिस पर अरुण कहता है कि नकुल तो जिंदा है, क्योंकि कल शाम से जब तुम गायब थी तो मैंने बेला को कॉल किया था, तब वो फोन नकुल ने उठाया, यानी वो जिंदा है। फिर जब मधु रूम में जा रही होती है तभी उसे रीमा मिलती है और उसकी हालत के बारे में पूछने लगती है कि ये सब निशान कैसे हैं, जिस पर मधु बताते कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ही अजीबोगरीब क्या हो रहा है। तब रीमा कहती है कि मैं एक आदमी को जानती हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगा, इसलिए तुम उसके पास चली जाना, जिसके लिए मधु मान जाती है। इधर ईलू अपने बेटे के केस पर काम करने आई थी। तभी उसे एक एमएलए के भाई के बारे में पता चलता है जो कई दिनों से गायब है। तभी ईलू को याद आता है कि इसे तो मैंने हकीम के पास देखा था। यहाँ सोहिनी ने निक्की की फैमिली को बुला लिया था और उसने एक बड़े डॉक्टर से भी बात कर ली थी जो निक्की के ब्रेन की कंडीशन ठीक कर सकती है। बस उसे कैसे भी करके हॉस्टल से बाहर निकालना था।
तब सोहिनी निक्की को बेहोश करके उसकी फैमिली के साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है और निक्की को इस बार कुछ भी नहीं होता। यहाँ मधु रीमा के बताए एड्रेस पर उस हकीम से मिलने आ जाती है, जहाँ हकीम उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है और तुरंत मधु को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो मधु की बलि देने के लिए उसे सीक्रेट रूम में लेकर आता है और तंत्र विद्या के जरिए उसकी बलि देने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि इलू एमएलए के भाई को ढूंढने के लिए हकीम के घर में आ गई है और वो हर जगह हकीम को ढूंढ रही है, जिसकी आवाज सुनकर हकीम बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर जब पुलिस को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता तो वो लोग जाने लगते हैं। वहीं मधु होश में आ जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज के पीछे जाने पर इलू को एक खुफिया दरवाजा मिलता है और नीचे जाकर इलू देखती है कि हकीम आज एक और बलि देने को तैयार था। तभी इलू सारे पुलिस वालों को बुलाती है कि हकीम मिल गया है और वह मधु को वहां से जाने देती है। तभी हकीम इलू से कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे जीवा से मिलना है तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। ये कहकर वो दूसरे रास्ते से बाहर की तरफ भाग जाता है और इलू तो बस जीवा के बारे में ही सोचती रह जाती है कि इसे जीवा का सच कैसे पता कि वो मर गया है। इधर निक्की का ये लोग सारे टेस्ट कर रहे होते हैं ताकि उसके ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है पता चल सके, लेकिन तभी मशीन अपने आप खराब हो जाती है और निक्की की उसी में तड़प तड़प कर मौत हो जाती है, जो देखकर तो सोहिनी के भी होश उड़ गए थे। फिर जब ये खबर लाना और उसके दोस्तों को पता चलती है तो वो खूब रोती हैं और उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ से बाहर गए तो मौत पक्की है। इधर हम मधु को देखते हैं जिसे पुलिस वालों ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। तभी वहाँ अरुण आता है और बताता है कि न्यूज़ पर उसी कांड की खबरें चल रही हैं जहाँ 2 लाशें पाई गई हैं, यानी तुमने सच में कल 2 लड़कों को मार डाला और मैं उस नकुल को छोड़ूंगा नहीं। जिस पर मधु कहती है कि अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं। तभी वहाँ बेला मधु से मिलने आती है और जब अरुण नीचे सिगरेट पीने जाता है तो नकुल भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखते ही अरुण को गुस्सा आता है और वो नकुल को मारने लगता है कि तूने ही मधु के साथ वो सब किया था ना। जिस पर नकुल भी उसे मारता है और कहता कि जा पुलिस को बता दे सब, और मैं भी बता दूंगा कि कैसे मधु ने मेरे दोस्तों को कल रात मार डाला। जो सुनकर अरुण चुप हो जाता है और तभी बेला आती है जो कहती है कि मधु और अरुण को हम उनके रूम तक छोड़ देते हैं। फिर वो दोनों को मधु के रूम तक छोड़ते हैं और मधु जाते जाते बेला से बताती है कि उस रात तुम्हारा नकुल ही था, ये बात कंफर्म है। जो सुनकर बेला उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। इधर सोहिनी ग्रेसी से बात करती है कि मुझे बाकी उन 3 लड़कियों से मिलना है सच जानने के लिए, पर ग्रेसी कहती है कि जब से निक्की मरी है उसकी फैमिली मेरे हॉस्टल पर गुस्सा है और मेरे पास हॉस्टल बंद करने का नोटिस भी आ गया है, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। इधर इलू को उसका साथी कांस्टेबल जीवा की लास्ट लोकेशन बताता है जो कि ग्रेसी के हॉस्टल की थी। ये देख कर इलू के होश उड़ जाते हैं। वहीं ग्रेसी आज आकर लाना और बाकी लड़कियों से कहती है कि अब यहाँ से जाना तो है ही, इससे पहले मुझे सच जानना है कि तुम लोग यहाँ से जाती क्यों नहीं हो। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ जीवा हॉस्टल में पेंट का काम कर रहा था, जो ग्रेसी ने उसे कहा था और उसके बदले में वो उसे पैसे देने वाली थी। तभी हम अनु और उसकी गैंग को देखते हैं जो आकर बचे कुचे पेंट से डिजाइन बनाने लगती हैं। उसी समय जीवा की चोट लग जाती है और अनु उसकी मरहम पट्टी करती है। हालांकि जब जीवा वहां से जाने लगता है तो उसकी जेब से एक लाइट गिरती है और ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि हॉस्टल के गेट पर जीवा ही था जो उन पर रोज लाइट मारा करता था। इसलिए वो गुस्से में जीवा को चाटा मार कर भगा देती हैं कि लड़कियां छेड़ते हुए शर्म नहीं आती। फिर हमें पता चलता है कि अनु हॉस्टल छोड़कर फ्लैट पर जा रही है रहने के लिए और कल न्यू ईयर है, इसलिए वो अपनी दोस्तों से कहती है कि तुम भी फ्लैट पर चलो, वहीं पार्टी करेंगे, फिर तुम वहां से वापस आ जाना। जिसके बाद ये लोग फ्लैट पर जाकर पार्टी करने लगती हैं। वहीं लाना और कोमल पार्टी के लिए खाने का सामान लेने जाती हैं तो वहाँ उन्हें कुछ लड़के छेड़ने लगते हैं, पर ये दोनों चुपचाप अनु के फ्लैट पर आ जाती हैं। यहाँ रीमा देखते हैं कि अनु का बॉयफ्रेंड अमित उसी के सामने वाले फ्लैट में रहता है और पता चलता है कि अमित के चक्कर में अनु यहाँ रहने आई थी, वो भी अमित को बिना बताए। जिस पर रीमा कहती है कि मुझे अमित सही लड़का नहीं लगता। खैर तभी वहाँ लाना और कोमल खाने का सामान ले आती हैं और ये लोग पार्टी करने लगते हैं, पर उसी वक्त दरवाजे पर कोई आता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़के थे
जो लाना और कोमल को छेड़ रहे थे। यहाँ इन लड़कों के साथ इस फ्लैट के ऑनर का बेटा भी था, जो लड़कियों से जिद करने लगता है कि हमें भी अपनी पार्टी में शामिल कर लो ना। लेकिन लाना मना करती है और गुस्से में वो लड़का कहता है कि अच्छा ये बता छोटी वाली लड़की का रेट क्या है, जो सुनकर सब चौंक जाते हैं कि ये कैसी बात कर रहा है। तब वो लड़का रिवील करता है कि ये छोटी लड़की यानी कोमल एक प्रोस्टिट्यूट है, जो जानकर सारी लड़कियों के होश उड़ जाते हैं और यहाँ लाना के लड़कों से बहस हो जाती है। तब वह मकान मालिक आता है और लड़का अपने डैड से बता देता है कि ये सारी लड़कियां ही धंधा करती हैं, जिसके बाद वो आदमी इन्हें अपने रूम से निकाल देता है। फिर ये सारी लड़कियां वापस अपने हॉस्टल पर चली जाती हैं। वहीं अनु यहाँ अमित के साथ न्यू ईयर मनाने के लिए रुकी हुई थी। तभी अनु अमित को मिलने के लिए बुलाती है और अमित को भी सोसाइटी में हुए पंगे के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह अनु को ही डांटने लगता है कि तुमने मेरे घर के पास फ्लैट क्यों लिया, मैं समाज में ऐसे तुम्हारे साथ खुलकर नहीं रह सकता। तभी अनु अमित के हाथ में रिंग देखती है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है। असल में आज अमित ने किसी और के साथ एंगेजमेंट कर ली थी और अमित कहता है कि मैं आगे तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। ये सुनकर अनु का दिल टूट जाता है। फिर जब अनु वापस हॉस्टल में आ रही होती है तभी पीछे से उस पर कोई बार बार रेड लाइट मार रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि जीवा ही था, जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वो बस पंगे लेने आया था। तब अनु जो पहले से ही गुस्से में थी वो चिल्लाकर कहती कि अगर तू एक बाप की औलाद है तो अंदर आना, मैं दूंगी आज तुझे मजा जो तू चाहता है। ये बोलकर अनु अपने दोस्तों के पास आ जाती है, जो बोन फायर जलाकर ऊपर पार्टी कर रहे थे। तभी वहाँ जीवा आता है और नशे में अनु को किस करने लगता है। ये देखकर लड़कियां उस पर हमला कर देती हैं और यहाँ इन सब के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ जीवा अकेला इन सब पर भारी पड़ रहा था और वो इन सबको खूब गालियां भी देता है। तब निक्की जीवा पर शराब की बोतल फेंक कर मारती है, जो वो पार्टी के लिए लाई थी और तभी गुस्से में रीमा बॉनफायर की लकड़ी उस पर देकर मारती है, जिससे जीवा आग में झुलस जाता है। तब ये लोग जल्दी से उसे बुझाते हैं, लेकिन ज्यादा जलने के कारण जीवा की यहीं मौत हो जाती है और ये देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। उसी समय वो देखते हैं कि इलू और ग्रेसी पार्टी खत्म करने के बाद हॉस्टल में आ रहे हैं। तब ये लोग जल्दी से जीवा की लाश को 333 रूम में ले जाते हैं और ग्रेसी और इलू ऊपर आकर देखने लगते हैं कि कौन कौन सी लड़कियां पार्टी कर रही हैं। यहाँ ये लड़कियां जीवा की लाश को वहीं रखे बक्से में डाल देती हैं और पता चलता है कि जीवा तो जिंदा है, लेकिन अब सच सामने आया तो ये लोग फंस जाएंगी, इसलिए वो ऐसे ही उसे उसमें बंद कर देती हैं और जीवा वहीं दम तोड़ देता है। वहीं ग्रेसी और इलो पूरा हॉस्टल घूमने के बाद वहां से ग्रेसी के रूम में चली जाती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़कियां जीवा की लाश को लेकर नदी में फेंक देती हैं। यानी ये जली हुई आत्मा जीवा की ही है, जो अपना बदला लेने आई है। अब प्रेजेंट में इलू सीधा हकीम से मिलने आती है और कहते कि मुझे मेरे बच्चे से बात करनी है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं, जब जीवा की मौत के बाद अनु हॉस्टल छोड़कर कहीं जा रही थी। तभी उसे ग्रेसी ही छोड़ने जाती है, लेकिन थोड़ी दूर आते ही अनु को एकदम से जीवा दिखता है और वो कार से उतरकर भागने लगती है। तभी एक ट्रक उसे उड़ा देता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां मधु अब अरुण के साथ थी। तभी मधु एकदम से उठकर कहीं जाने लगती है, जिसे अरुण रोकने की कोशिश करता है कि इतनी रात में कहां जा रही हो, लेकिन मधु उल्टा अरुण को ही मार डालती है, क्योंकि उसमें तो जीवा की आत्मा आ गई थी। वहीं हम हॉस्टल का सीन देखते हैं, जो अब बंद होने वाला था, इसलिए लड़कियों ने हॉस्टल छोड़ दिया था और अब रीमा, लाना और कोमल फैसला करती हैं कि हम भी हॉस्टल छोड़ देंगे, फिर चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। अब जैसे लाना सबसे पहले आगे बढ़ती है, तभी रीमा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया था, इसलिए वो लोग उसे अंदर लेकर जाते हैं। हालांकि हॉस्टल में अभी भी कुछ लड़कियां थी जो रीमा की मदद करती हैं। फिर थोड़ी देर में वहां मधु पहुंच जाती है, जिसमें जीवा की आत्मा थी, और वो आते ही सबसे पहले कुछ लड़कियों को मार डालती है। तब गार्ड और ग्रेसी मिलकर मधु को पकड़ते हैं और किसी तरह से उसे बांध देते हैं, क्योंकि मधु किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। वहीं लाना पर हकीम का फोन आता है, जिसे लाना बताती है कि वो लड़की वापस हॉस्टल में आ गई है, हमें इससे बचा लीजिए। इस पर हकीम कहता है कि जो दवाई मैंने तुम्हें दी थी ना, वो सारी उस लड़की को पिला दो, इससे जीवा लड़की पर पूरा कंट्रोल पा लेगा और मैं आकर उसे अपने साथ ले जा लूंगा, जिससे तुम सबकी जान बच जाएगी। इसके बाद लाना और कोमल डर डर के मधु के पास आते हैं और जबरदस्ती उसे वो दवाई पिलाकर भाग जाते हैं। वहीं ग्रेसी रीमा के लिए एम्बुलेंस बुक करने में बिजी थी, पर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ पाता।
यहाँ दवाई पीने के बाद तो मधु अपने पास्ट को याद करने लगती है और उसे बार बार जीवा भड़काए जा रहा था। एक तरह से जीवा मधु के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पाना चाहता था, जो मधु करने ही नहीं दे रही थी। इधर दूसरे रूम में लाना और कोमल मिलकर रीमा की डिलीवरी कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई हेल्प नहीं आ रही थी। तभी एकदम से वहाँ इलू आती है, जो ग्रेसी पर भड़कने लगती है कि तू जानते थे कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है, लेकिन तूने मुझे कभी बताया नहीं। जिस पर ग्रेसी कहते कि मुझे भी आज ही सच पता चला है। जिसके बाद ईलू सीधा जीवा से मिलने आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। वहीं ईलू की कार में ही हकीम भी हॉस्टल तक पहुंच गया था और जैसे वो ऊपर चढ़ने लगता है तो ग्रेसी गुस्से में हकीम को ही मारने लगती है कि ये सब तूने ही किया होगा। तब हकीम उल्टा ग्रेसी को मार कर नीचे फेंक देता है और ग्रेसी की मौत हो जाती है। उसी समय रीमा एक बच्ची को जन्म देती है, जिससे लाना और कोमल बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मधु पर जीवा ने पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है और पूरे हॉस्टल पर जीवा का कहर बरस जाता है, जिसके कारण धक्का लगने से इलू एक लकड़ी से टकराती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। फिर एकदम से मधु को होश आता है और यहाँ इलू को मरा देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या। वहीं हम हकीम को देखते हैं, जो काफी बदला बदला लग रहा था और अब वो हॉस्टल के आदमी को जान से मार डालता है। जिसके बाद वो सीधा लाना, रीमा और कोमल पर हमला करने आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि असल में अब जीवा की आत्मा हकीम में आ गई है, जो इन तीनों लड़कियों को मारना चाहता है। तब यहाँ लाना और कोमल हकीम का डट के मुकाबला करती हैं, पर जीवा तो इन सब पर भारी पड़ रहा था। पर उसी समय मधु एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और आते ही हकीम का गला उड़ा देती है। यानी अब जीवा का किस्सा ही खत्म हो गया, क्योंकि जिस शरीर को उसने पोजेस किया था वो शरीर ही नहीं रहा। ये देखकर सबकी जान में जान आती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ सोहिनी पुलिस को लेकर आई थी और वो पुलिस से कहती है कि ये हकीम ही सीरियल किलर था, जो कई मर्डर कर चुका है, इसलिए इन लड़कियों ने खुद को बचाने के लिए उसे मारा है, जिससे मामला यहीं शांत हो जाता है। इसके बाद हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ कोमल, लाना और रीमा एक साथ कहीं बाहर बैठे थे और वो रीमा की बच्ची संभाल रहे थे। वहीं हम मधु को देखते, जो अरुण के पास बैठी थी और अरुण का इलाज चल रहा था। असल में उस रात अरुण मरा नहीं था और मधु उसके ठीक होने का वेट कर रही है। वहीं हम नकुल को देखते हैं, जिसने अब बेला से शादी कर ली है, पर उसे रिसेप्शन में वहां पुलिस आ जाती है और वो नकुल से पूछने लगती है कि उस रात आप अपने दोस्तों के साथ ही थे ना, जब उनका खून हुआ। तब नकुल कहता है कि मुझे अभी कोई बात नहीं करनी और वो अपने रूम में जाकर काफी टेंशन में लग रहा था, क्योंकि अगर वो पुलिस को सच बताएगा तो उसका नाम सामने आ जाएगा कि वही मधु को लेकर वहां गया था, जहां मधु ने उन सबको मार डाला। अब नकुल यही सब सोच रहा होता है कि तभी उसे मधु डरावनी हालत में दिखती है और वो एकदम से छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। यानी मधु का डर अभी भी उसके दिमाग में चल रहा था। तभी हम एकदम से मधु को देखते हैं, जिसके एक्सप्रेशंस चेंज होने लगते हैं और हम समझ पाते हैं कि शायद अभी भी उसमें जीवा की आत्मा है। यहीं पर ये सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।